इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो मास ऑफ सन है दैट बिकम्स 10 टाइम्स स्मॉलर देन इट्स प्रेजेंट मास, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि कैपिटल जी है, ये अपनी प्रेजेंट वैल्यू से 10 टाइम्स हो गया है। ठीक है, 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड। तो इन सिचुएशंस के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ेगा, कौन कौन सी सिचुएशंस जो हैं वो पॉसिबल होंगी, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को लिखते हैं। ये क्या कह रहा है, दैट द मास ऑफ द सन नाउ इज 10 टाइम्स द मास ऑफ द सन एट प्रेजेंट एंड द न्यू वैल्यू ऑफ जी इज 10 टाइम्स जी। ठीक है, अब इन ऑप्शंस के अंदर क्या है, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेन ड्रॉप्स will fall much faster and airplanes will have to travel much faster। तो ये जितने भी फिनोमिनाज हैं, सारे के सारे जो फिनोमिना हैं, these all are happening on earth, means under the gravitational influence of the earth। ठीक है, और सन का जो मास है वो 10 टाइम्स स्मॉलर हो चुका है, तो सन का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इन एक्टिविटीज के ऊपर हम बिल्कुल नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ठीक है, तो इसकी केवल यही सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अदरवाइज जितने भी ये फिनोमेना यहां कहे हैं ऑप्शंस में, दीज ऑल फिनोमेनाज आर हैपनिंग और अकरिंग अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। तो जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में होंगे तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, उसको हमें यहां पे देखना है। मतलब हमें नई वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखनी है। ठीक है, तो जो जनरल वैल्यू ऑफ जी होती है दैट इज जी एम, दिस एम इज द मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहां पे क्या है, अब जो नई जी डैश है, मतलब नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस जी डैश दैट इज द न्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज द 10 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो दिस मीन्स द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 टाइम्स देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल acceleration due to gravity, you can say. So if you are taking it to be 10, so it becomes 100, means it 10 times। ठीक है, तो अब वन बाय वन इन ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक, सो वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट। तो ये ऑप्शन सही है। क्यों, जब आप चलेंगे तो आपको अपने पैर ऊपर उठाने पड़ेंगे, आप स्टेप्स लेंगे, बट क्योंकि जो जी की वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, इसलिए जो वेट ऑफ योर लेग्स और यू कैन से द लोअर पार्ट ऑफ द थाइज, जिसको आप ऊपर उठा के बार बार आगे रखेंगे, ठीक है, और आपका बॉडी का वेट नेचुरली वो भी बढ़ेगा, अपर पार्ट का वेट भी बढ़ेगा, और आपको अपने फुट को फॉरवर्ड ले जाने के लिए ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर बीइंग पुल्ड मोर, और यू कैन से 10 टाइम्स मोर you will be pulled towards the earth, so the walking on the ground will become difficult। बी पार्ट में कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज। तो ये बात गलत है, यहां से हमें पता है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल चेंज। सी ऑप्शन में कह रहा है रेन ड्रॉप्स विल फॉल मच फास्टर। तो रेन ड्रॉप्स के लिए हमें ये बात पता है कि अगर हम जो क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करें, रेन ड्रॉप्स फॉल कर रहे हैं, तो क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू जी। ठीक है, इसके फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हैं। क्लियर, तो क्योंकि जी की वैल्यू बढ़ चुकी है, ठीक है, तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, ठीक, वो भी ज्यादा आएगी। ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल अगर फ्री फॉल सिचुएशन कंसीडर करते हैं, जिसको आप √2gh लिखते हैं, ठीक है, तो एक गिवन हाइट से अगर रेन ड्रॉप गिरना शुरू हुआ है, तो जो जी की वैल्यू अगर बढ़ चुकी है, तो एक पर्टिकुलर हाइट गिरने के बाद जो स्पीड होगी दैट विल आल्सो इंक्रीज। सो द रेन ड्रॉप्स विल फॉल मच फास्टर, मीन्स देयर स्पीड विल इंक्रीज देन अर्लियर। डी पार्ट इंटरेस्टिंग है, ये कह रहा है दैट द एयरप्लेन्स विल हैव टू ट्रेवल मच फास्टर।
ठीक है, कैसे? तो इस बात को समझने के लिए आप एरोप्लेन के विंग्स को देखिए। ठीक है, तो ये एरोप्लेन के विंग्स हैं, तो ऊपर से एयर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और नीचे से भी एयर फ्लो कर रहा है। अब हमें पता है कि जो नीचे प्रेशर है ये, तो मैंने इसको कह दिया P1, और जो ऊपर प्रेशर है दैट इज P2। तो लिफ्ट लेने के लिए, एरोप्लेन को लिफ्ट लेने के लिए, ऊपर उठने के लिए ये कंडीशन होनी ही होनी चाहिए दैट दिस डिफरेंस इन प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, and this pressure is equal to force per unit area. So if I multiply this difference in pressure with the area of the wings, so that will give me the corresponding upward force, and this force must be greater than the weight of the aeroplane। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए, अगर ये जी बढ़ गई तो इसका मतलब जो वेट ऑफ द एरोप्लेन है दैट हैज इंक्रीज्ड। ठीक, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस प्रेशर डिफरेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस कैसे बढ़ेगा? तो हमें बर्नौली से पता है दैट हाफ रो वी स्क्वायर, सो दैट इज P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? P1 माइनस P2 दैट इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहां पे ऊपर प्रेशर जो है वो कम है, क्योंकि यहां जो ऊपर वेलोसिटी है V2 दैट इज मोर देन वेलोसिटी बिलो। नीचे एयर वेलोसिटी V1 है, तो ऊपर वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है, नीचे वेलोसिटी कम है, तो यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है। तो इस प्रेशर डिफरेंस को बढ़ाने के लिए इस डिफरेंस को हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो इस डिफरेंस को बढ़ाने के लिए एरोप्लेन को और ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा या रनवे पे चलाना पड़ेगा, तभी एरोप्लेन ऊपर लिफ्ट लेगा या तभी एरोप्लेन अपनी फ्लाइट को मेंटेन रख पाएगा, क्योंकि हमें ये डिफरेंस ज्यादा चाहिए क्योंकि जी बढ़ चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस इंफॉर्मेशन से डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट।